बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सानिया, और अच्छा कि आपने मुझे डोनर्स के साथ मौका दिया बात करने का। एक तो डोनर्स आपके सामने हैं और मैं फिर से जो इनपुट भी दी उसका मैं अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक वो डोनर्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हैं, देख रहे हैं कि पैसा किधर खर्च करना है। तो मैं पहले तो ये वो अब बात कर रहा है, वो पाकिस्तान का फंड रेजर जो कि 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा है पाकिस्तान में। तो मुझे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी, जब मैं शुरू हुआ पैसे इकट्ठे करने, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अजीब मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा था कि मैं सोच कुछ और रहा था और हुआ कुछ और। सोच ये रहा था कि मैं पाकिस्तान के उस स्कूल में गया जिधर सबसे अमीर पाकिस्तानी पढ़ते थे। तो मैं तो समझ रहा था कि उधर से पैसा मैं इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि सारे अमीर लोग थे। लेकिन आखिर में पैसा मुझे आम लोगों ने दिया। वो लोग जो भी आपने बात की खुर्शीद ने, कि जो छोटी डोनेशन दी है, जो हमारा 4.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है, इसमें 50% छोटी डोनेशंस हैं, तो आम लोगों ने डोनेट किया। तो ये एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का, और ये इसलिए है कि ये अल्लाह में मानते हैं और आखिरत में मानते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं समझ थी कि मैं सोचता था पैसे वाले लोग तो पैसे नहीं दे रहे, तो आम आदमी पैसे दे रहा है जिसके पास है ही कुछ नहीं और कम है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये हमारी कौम का जो अल्लाह से कनेक्शन और आखिरत से है, इसकी वजह से लोग पैसा देते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा, और मैं 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया, तो जो हमेशा मैंने देखा सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग देते हैं जिनमें अल्लाह में ईमान और आखिरत में ईमान है। और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर किया। जब पाकिस्तानी कौम का कभी भी कोई चैलेंज आया, एक तो मैंने जब लोगों के पास किया कि कोई कैंसर हॉस्पिटल ही हमारे मुल्क में, कैंसर का मरीज़ इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता आम आदमी, तो उसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि पैसे वाले लोग भी बाहर ना जाएं, और जो यहाँ हैं उनको भी, बेचारे गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज हो। बड़ा चैलेंज था। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जो शौकत खानम है। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक मौजज़ा है कि कैंसर हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, वहाँ 75% मरीज़ों का मुफ्त हर साल इलाज होता है। और वो इलाज होता है जो कि डेवलप्ड मुल्कों की कैंसर हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 75% मरीज़ों का मुफ्त कैंसर का इलाज करें। तो वो इसलिए होता है कि इन्हीं लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, पाकिस्तानियों ने, और यही लोग उसको चला रहे हैं। और जो हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना था, आज उसका खसारा 75% कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने में जो उसका खसारा है सालाना, वो 12 अरब रुपया है। तो 70 करोड़ के हॉस्पिटल में 12 अरब रुपए का मुफ्त ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये एक ट्रिब्यूट है अपनी कौम की, कि एक दफ़ा लोगों को ये एतमाद हो जाए कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ठीक जगह जा रहे हैं, वो चोरी नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कौम जितनी खुले दिल की और जिस तरह ये खैरात देती है, मेरे नहीं ख्याल में दुनिया में और ऐसी कोई कौम है। और हम वैसे भी पाकिस्तानियों को दुनिया के टॉप उन मुल्कों में समझा जाए जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। तो अब मैं अपना दूसरा तजर्बा आपको बताता हूँ कि जब ज़लज़ला आया 2005 में और फ्लड आया 2010 में। फ्लड आया तो मैंने वो सारा जो इलाके देखे नीचे तक दरिया सिंध के साथ, वहाँ भी लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम मैंने एक चीज़ देखी कि एक जगह सारी दुनिया पहुंच जाती थी जब पता चलता था, मसलन
बालाकोट पता चला जी बालाकोट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। तो मुझे याद है मैं दूसरे दिन जब बालाकोट किया तो 3 मील का ट्रैफिक जैम था बालाकोट। 3 मील तक लोग गाड़ियों में सामान लेके जा रहे थे देने के लिए। और फिर जब मैंने ज़्यादा उसी ज़लज़ले के इलाकों में फिरा तो पता चला ये कि जिधर तो लोगों को सुनते थे सुनी सुनाई बातों पे, वहाँ तो लोग पहुँच जाते थे, लेकिन जिधर नहीं लोगों को पता चलता था वहाँ बेचारे लोग भूखे, कोई गाड़ियाँ लूट रहे हैं, वो बेचारे भूख से बुरे हाल थे। और ये एग्जैक्टली ये चीज़ हुई फ्लड्स के अंदर कि एक तरफ फ्लड्स में सारे इतना सामान लोगों को दे दिया कि वो बेचना शुरू हो गए और दूसरी तरफ बेचारे लोग भूखे थे। तो तब मैंने फैसला किया और मैंने डॉक्टर सानिया को कहा कि ये जो अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। ऐसा दुनिया ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। हमें तो छोड़ें, हम तो पहले हमारे मुश्किल हालात से निकल रहे थे, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें, अमेरिका जैसे मुल्क में मील लंबे क्यूज बने हुए हैं, गाड़ियों में लोग खड़े हैं खाना लेने के लिए, खैरात लेने के लिए। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, क्योंकि ये कभी ऐसी हुआ ही नहीं दुनिया में। इटली के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, लोगों को खाने दिए जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया मुल्क। और बशीर साहब आपने कहा मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों का क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली उसके बाद, हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। 34% जो रिसर्च आई है, 34% अवाम इस वक्त या भूखी है या बीमारियों की तरफ जा रही है या भूख की तरफ से उस गुर्बत पे जा रही है जो कुचले जा रहे हैं गरीब लोग। तो हमने लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं, और असरात ये हैं बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तबा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। होटल्स बंद, शादियाँ हॉल बंद, जो भी खाने पीने, एक बहुत बड़ा सेक्टर 30% पाकिस्तान सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ एक था कि हम एक तो बिल्कुल नीचे गरीब लोग हैं उन तक तो एहसास प्रोग्राम से, और जो बिल्कुल आतिफ आपने ठीक कहा कि कोई मिसाल नहीं है कि इतना ज़्यादा कैश इतने थोड़े वक्त में इतने शफाफ तरीके से इतने ज़्यादा लोगों में बांटा गया हो। तो वो तो मैं सानिया आपकी और आपकी टीम को ख़ास मुबारक देता हूँ। तो अल्लाह आपको, हम तो अलहदा मुबारक देते हैं, जो अल्लाह इसका आपको देगा, इसमें आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए नेमतें बख्शेगा, क्योंकि तो अल्लाह का काम आपने किया और उसकी वजह से अब हम बच गए हैं। नहीं तो आज शुरू में आपको लोगों को याद नहीं, पहले 3 हफ्ते के बाद यहाँ कोई गाड़ी जाती थी गरीब मोहल्ले में, गाड़ी के ऊपर सारे अटैक कर देते थे। यानी गरीब गाड़ी वालों को कई दफ़ा जान बचा के भागना पड़ा क्योंकि भूखे लोग थे बेचारे। तो वो जो आपका कैश प्रोग्राम जो आया तो उसने बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया। उसके बाद जो मैंने अपना ये जो प्राइम मिनिस्टर फंड है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो उसमें भी लोग बच गए, मसलन आप जो क्वालिफाई नहीं करते एहसास प्रोग्राम में, लेकिन
वो सर्विस सेक्टर में कोई वेटर है, कोई काम कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको कैसे हम तो उसके लिए फिर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने हमने ये फैसला किया कि हम उनको अपने टाइगर्स को अपने वॉलंटियर से उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। वो हमने पोर्टल फॉर्म किया और उन तक फिर अब पैसा पहुंच रहा है। और मैं भी अभी लड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में कोई उसमें से 20% छाबड़ी वाले थे। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने। यानी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसे ही है, तो वो तो सबसे आसान तरीका था कि एक लोगों तक खाना पीना भी पहुंचता रहे और बेचारे उनके भी पेट, तो वो भी बंद कर दिए। तो दूसरा हमारा ये जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड, इसका सिर्फ मकसद जो लोग बेरोजगार हो गए उनका इंफॉर्मेशन है, उनको पैसे पहुंचाएं। और जिस तरह 1 रुपया जो डोनेशन आती है, 4 रुपये हम गवर्नमेंट उसके ऊपर ऐड करती है, और ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन जो आज सानिया ने जो डोनर्स को इकट्ठा किया, डोनर्स को उनके साथ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम एक पूरी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दें लोगों को, कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं उनको पता तो चले कि वो मदद किधर करनी, किधर किधर मुस्तहक लोग हैं। तो वो जो पूरा मैप बनाया हुआ है और पूरी एक स्पॉट्स बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ लोगों को ज़रूरत है, ये मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन काम है। और ये हमें मुसलसल करना चाहिए। यानी हमें गवर्नमेंट, हमारी जो व्यू है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है, हमने जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, हमें सबको याद, फिर से मैं बार बार दोहराता हूँ, दुनिया की पहली फलाही रियासत बनी थी। और उसका मकसद ही ये था कि बजाय सारा पॉलिसी बने ताकतवर के लिए, निचले तबके को उठाने की कोशिश करें। तो वो ये कदम है जो कि हम कॉन्स्टेंटली ये इंशाल्लाह जब कोरोना का भी ख़त्म भी होता है तो तब भी हम ये मुसलसल डोनर्स को और जो जिन इलाकों के अंदर लोग मुस्तहक हैं उनको हम खुद ही जोड़ते रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट बीच में ही ना आए। एक तरफ डोनर है, वो डायरेक्टली दे पैसे उधर जिधर के मुस्तहक लोग हैं। और फिर जो आखिर में ये जो लंगर और ये जो हमने पनाहगाह बनाई है, ये तो हमने कोरोना से पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि पाकिस्तान में जो लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, क्यों सड़कों पे सोते हैं? सर्दियों की इंतहा होती, जब ठंड, या इस्लामाबाद में 0 डिग्रीज पे होता है तो बेचारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए होते हैं। लाहौर में हम शुरू से भी देखते हैं, दाता साहब के बाहर वह सारी सड़कों के ऊपर लोग सोए हुए होते हैं। तो ये एक हमारे माशरे के लिए इतनी शर्मनाक चीज़ है कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि ये बेचारे लोग, पहले तो पूछे सड़कों पे क्यों सोए हुए हैं। सड़कों पे वो इसलिए ज़्यादातर सोते हैं, वो आते हैं काम ढूंढने शहरों के अंदर। शहरों में क्यों काम ढूंढने आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पाले होते हैं, वहाँ उनके पास पैसा नहीं होता। अब वो शहर के अंदर अगर वो उनको जब दिहाड़ी लगानी है उन्होंने और उससे बच्चों को पालना है, तो उनके पास कितना पैसा होता होगा कि वो एक किराए पे जगह भी ले, फिर उन्होंने खाना भी खाएं, तो उनके पास कितना पैसा बचता होगा अपने बीवी बच्चों के लिए। तो उधर से हमने ये पनाहगाह का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बजाय वो सड़कों पे सोएं, हम उनको इज्जत से जगह पे ठहराएं, उनको नहाने के लिए हो, उनको पानी हो, उनको खाना मिले। तो उससे क्या हुआ, जब आप उधर पनाहगाह में, और मैं बड़ी अपनी पार्लियामेंटेरियंस को, मैं मिनिस्टर्स को कहता हूँ कि आप ज़रूर पनाहगाह में जाके उनके साथ खाना खाएं और पूछें उनसे कि आपके क्या मसले हैं। और ज़्यादातर पता चलेंगे कि वो दूर दराज इलाकों से या शहर से उधर से आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है रहने के लिए, लेकिन वो जो पैसा सेव करते हैं अपने बीवी बच्चों को भेज देते हैं। तो ये बिगिनिंग है जो मेरी विजन है कि इंशाल्लाह इंक्रीमेंटली हम अपने मुल्क को लेके जाएंगे, जिसमें रहम हो, एहसास हो अपने उस तबके का जो अपनी मदद नहीं कर सकता। और ये भी आपका आरिफ बड़ा अच्छा आपका आइडिया है कि, और मैं भी ये सोच रहा था कि हम थोड़े और ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो हम ये जगह, बाकायदा जगह बताएंगे जिधर बाहर से लेबर आता है, जिधर उसको चाहिए होता है ठहरने का, जिधर काम करने की जगहों के पास, फिर हॉस्पिटल्स के अंदर
اب کئی دفعہ ہاسپٹل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل میں باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کے لوائقین، وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی، وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں، اور ہم لوگوں کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے، علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں، کھانا بھیج، تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے، صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے، بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے۔ ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے، ہم جتنے لوگوں کی آپ کی لسٹیں دیں گے، جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں، ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں، اس میں پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے۔ احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا، اب تک کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں، سارا اسیس کیا جاتا ہے نادرا کے ڈیٹا بیس سے، اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے۔ یہ تو اور زیادہ آسان ہے، جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں، وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی۔ اور یہ جو پناہ گاہ ہے، اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے، سارے اکاؤنٹس ہمارے، اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، سپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے، تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ۔ میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کام کیا آپ نے۔ آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے، اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر مودی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا، ہم نے وہ نہیں کیا، تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا، کام کنسٹرکشن شروع کر دی۔ ابھی بھی میرے خیال میں ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے، اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں، ان کو روزگار بھی ملتا رہے، اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق، ان کنڈیشنز، ان SOPs کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے، آپ کے لیے۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے، ایک میڈیا کیمپین، اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں، پورے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ سپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ اگلا جو مہینہ ہے، مشکل مہینہ ہے، میں یہ کہہ دوں کہ مشکل مہینہ ہے، لیکن اس میں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہاٹ سپاٹس اور یہ SOPs، لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے، جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے، مثلا ہارٹ ڈیزیز ہو، مثلا ڈائبٹیز ہو، بلڈ پریشر ہو، تو ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ آپ ان کی خاص اپنی احتیاط کریں، اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں، امریکہ میں ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہینہ ہے، یہ اب سے لے کے ایک مہینہ، اس میں ہم اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لاک ڈاؤن کے سب سے برے ایفیکٹ سے، جو بھوک، غربت، اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے، اس سے بچا لیں، اور دوسری طرف ہم کرونا سے اس طبقے کو بچا لیں جو جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔